Everyone, is my voice and video clear? Voice और वीडियो क्लियर है सभी को? आवाज क्लियर है बेटा? यस सर। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों में से काफी लोगों का ऑफिस वगैरह रहता है सुबह में, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा एक दो क्लास हमारा मिस हो गया ना, और चूंकि बाकी दो दिन शायद शाम को मुझे काम होगा, तो आज की क्लास तो 10 बजे से कर ली। कल हम लोग अ, सुबह कर लेंगे क्लास को ना, 8 बजे के अराउंड। ठीक है, ताकि आपका ऑफिस वगैरह मिस ना हो, या 7:30 भी, नो इश्यूज विद दैट। आज तो खैर पहले से प्लान था, और प्लस कल हमारे यहाँ फिर से एक बार लाइट का कुछ इशू हो गया था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई क्लासेस नहीं हो पाई। कुछ चीजें हैं हमारे जो कंट्रोल में नहीं होती हैं बेटा, तो क्या कर सकते हैं ना। अब वोल्टेज अचानक से ड्रॉप हो जा रहा था, इट वाज ड्यू टू लूज कनेक्शंस। ओके, तो इससे हम लोग सीखते भी हैं कि मान लो अगर कहीं वोल्टेज अचानक से ड्रॉप हो रहा है, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट। ओके, तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। एक तो आपका है इंपॉर्टेंट लूज कनेक्शंस। ठीक है, मॉइस्चर लेवल हाई हो जाए, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो उसके वजह से स्पार्क होता है, और स्पार्क के वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो कल मुझे ये दो चीजें लर्न करने के लिए मिली, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो जब आपका बारिश होगा, बारिश में एटमॉस्फेयर में क्या होगा, मॉइस्चर बढ़ जाएगा। मॉइस्चर बढ़ेगा तो ये जो चेंजर वगैरह होते हैं ना, उनके आसपास जो चीजें होती हैं उसके वगैरह पर मॉइस्चर चिपकता है, और जब आप इधर उधर चेंज करते हो सर्किट को, तो इट जनरेट्स अ स्पार्क। स्पार्क की वजह से कार्बन लगता है, और कार्बन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। समझ में आ गया सभी को? मैंने सोचा ज्ञान है बांट दें, कल ही सीखा। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बायो। और बायोलॉजी पढ़ने का जो हमारा सोर्स है, सेल चैप्टर है क्लास 8 और क्लास 9 का। दैट इज आवर सोर्स। इसके अलावा और कोई फालतू सोर्स इधर उधर नहीं जाने का। ठीक है, जितना इनमें दे रखा है उतना पढ़ो और खुश रहो। ठीक है, 200 किताब से पढ़ने जाओगे, कुछ ना होने वाला। ठीक है, क्लास 8 और क्लास 9 एनसीईआरटी, दिस इज आवर सोर्स फॉर सेल चैप्टर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा क्लास 8 का एनसीईआरटी, और ये रहा क्लास 9 का एनसीईआरटी। तो क्लास 9 के एनसीईआरटी में चैप्टर 5, क्लास 8 के एनसीईआरटी में चैप्टर 8। मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि बाद में आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो व्हेन वी स्टार्ट विद सेल, तो सबसे पहली बात आती है कि किसने डिस्कवर किया। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, नाउ आप क्या देखते हो कि सेल तो 200 तरीके के हो सकते हैं, हमारे बॉडी में ही इतने सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया, वो किसका सेल डिस्कवर किया? ठीक है, तो ही डिस्कवर्ड द सेल ऑफ कॉर्क। व्हाट इज दिस कॉर्क? जो ट्री होता है ना बेटा, ये ऐसा हमारा ट्री। ठीक है, ट्री का जो आउटर लेयर होता है उसको हम बार्क बुलाते हैं। तो इस बार्क को छील कर जो सेल मिलता है उसे हम क्या बुला रहे हैं? कॉर्क सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर क्या किया बेटा? कॉर्क सेल। ठीक है, कॉर्क सेल। नेक्स्ट इज, कॉर्क सेल के अंदर जब इन्होंने और मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर चीजों को देखा, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कॉर्क सेल इज लाइक दिस। ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है कॉर्क सेल का, और इस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम बुलाते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं
हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। जैसे हनी का जो मधुमक्खी जो छत्ता लगाती है, उसका छत्ता इज लाइक दिस ओनली, ओके, दैट्स व्हाई हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। और एक कंपार्टमेंट को इन्होंने जो नाम दिया, दैट वाज सेल, है ना। सेल मतलब रहने का जगह। तो ये भी एक रहने का जगह है, ये भी एक रहने का जगह है, ये भी एक रहने का जगह है, ये भी एक रहने का जगह है। तो इन कंपार्टमेंट्स को ही कॉल्ड व्हाट, सेल। समझ में आया? हिस्ट्री ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक, कॉर्क सेल। और कॉर्क सेल कैसा दिखता है? इट्स लाइक अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हर कंपार्टमेंट को ये क्या बुला रहे हैं? सेल। ठीक है, रहने का जगह ना। Second most important thing with respect to cell is types of cell in human body। तो काफी तरीके के सेल्स होते हैं बेटा ह्यूमन बॉडी में। इसमें आपको दो तरीके के सेल्स को दिमाग में रखने हैं। ठीक है, इसमें आपको दो तरीके के सेल्स को दिमाग में रखना है। एक, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, और ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो क्या। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बेटा क्या होता है? इट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल विच इज कॉल्ड ओवम। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल विच इज कॉल्ड ओवम। स्मॉलेस्ट सेल, दिस इज स्पर्म विच इज मेल रिप्रोडक्टिव सेल। बेटा ये ह्यूमन बॉडी के अंदर का लिख रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर का लिख रहे हैं। ओके, क्लियर है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सेल को मेल गैमेट भी बुलाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को फीमेल गैमेट भी बुलाया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेट? गैमेट का खुद मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, गैमेट, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट बोल दे, स्पर्म सेल बोल दे, मेल रिप्रोडक्टिव सेल बोल दे, ऑल आर व्हाट, सेम। ठीक है, क्लियर है? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, यहीं पर देख लेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, लार्जेस्ट सेल पूरे धरती पर इसका होता है ऑस्ट्रिच का होता है। स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, ओके, लार्जेस्ट सेल ऑफ इज ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, लार्जेस्ट है, डायमेंशन दे रखा है, प्लीज ध्यान रखिएगा। कहां चला गया साइज ऑफ सेल? ये रहा। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं, बट दे रखा है तो क्या करें, किसी भी साल, है ना। सिमिलरली स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया को दे रखा है, और साइज क्या है, ये रही। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ देगा स्मॉलेस्ट सेल का साइज बताओ। क्वेश्चन क्या पूछेगा? जनरली इन नेचर द सेल साइज वेरीज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 170 mm। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.7 मीटर, ठीक है, या फिर 0.17, सॉरी 17 सेंटीमीटर ना, 0.17 सेंटीमीटर, 0.17 मीटर। ठीक है, 170 mm को क्या लिख सकते हैं, 17 सेंटीमीटर या फिर 0.17 मीटर। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को? चलिए आगे, जो भी चीज पढ़ाएंगे वो होगा वहां पर। ठीक है, फोर्थ दैट यू नीड टू रिमेंबर इज व्हाट, सेल थ्योरी। This cell theory was given by Schleiden and Schwann.
सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लाइडेन एंड शॉन। सेल थ्योरी मतलब कैसा रहेगा, क्या साइज होगा, नहीं होगा, ये सारी चीजें किसने दी? श्लाइडेन एंड श्वान। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनीथिंग? मुझे नहीं लगता है, साथ में आप पिक्चर देखते जाएंगे तो आपको याद रहता चला चला जाएगा। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टिल हियर? किसी को भी? बड़ा लाइट सा चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेने का लाइफ के लिए। एनीवन? नो वन? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट इज division of cell on the basis of availability of nuclear membrane। ठीक है, देखो ये मुझे एक्चुअली बाद में पढ़ाना चाहिए था, बट बुक में पहले दे रखा है तो हम लोग पहले उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आर यू अवेयर ऑफ द टर्म कॉल्ड न्यूक्लियस? ये वर्ड से वाकिफ हैं? पहले ये बताइए, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, इस टर्म से वाकिफ हैं? कभी सुना है न्यूक्लियस? अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। न्यूक्लियस हमारे सेल में एक ऐसा जगह होता है जहां पर सारा ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए मटेरियल सब यहीं पर स्टोर होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जिसको जीन वगैरह बुलाते हो ना, तो ये पूरा मटेरियल यहां पर स्टोर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ ये जो मटेरियल स्टोर होता है बेटा न्यूक्लियस में, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस दो तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसा न्यूक्लियस जहां पर मटेरियल हैफेजर्ड मैनर में कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक ऐसा न्यूक्लियस जहां मटेरियल तो हैफेजर्ड मैनर में है पड़ा हुआ, बट इट इज enclosed in a membrane। जस्ट विजुअलाइज लाइक दिस, आपने पानी के लिए, पानी पीने के लिए पानी लिया, पानी को जमीन पर फेंक दो तो पानी इधर उधर कहीं भी फैल जाएगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा ये बताओ? बट पानी को अगर आप कंटेनर में रखोगे तो पानी एक पर्टिकुलर शेप में रहेगा ना, उस कंटेनर के अंदर ही रहेगा। तो यही चीज डिफरेंशिएट करती है। तो ये जो काला वाला जो मटेरियल, इसको भी हम क्या बुला रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वैसे सारे सेल्स जिसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल। और जो वेल ऑर्गेनाइज सेल होता है उसी को हम क्या बुलाते हैं? यूकैरियोटिक सेल। और जो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्लियर है? जहां पर कैरियोट्स, कैरियोट्स वर्ड जो आया है कैरियन से आया है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? देखो 8 9 10 को, चूंकि मेरी क्लास शाम को उनकी चलती है, तो ये सारी चीजें ऑन टिप्स है। ठीक है क्या नहीं है। क्लियर है ये चीज सभी को? कैरियंस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यू का मतलब न्यू। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब पुराने, यू मतलब न्यू। तो प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स कर लेंगे बेटा आप लोग, अगर आ गया क्वेश्चन तो। वैसा सेल जिसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होगा, प्रोकैरियोट्स। वैसा सेल जिसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होगा, जिसके वजह से वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आएगा, दैट विल बी यूकैरियोट्स। और अगला आता है एग्जाम्पल। तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके अलावा जो भी है सो कहां है? यूकैरियोट्स। All other organism except this bacteria and blue green algae are in the what? Eukaryotes. ठीक है, the line is written in your NCERT. All other organism except bacteria and blue green algae are eukaryotes। नहीं समझ में? देखो शुरू में मुझे ना दिखाना इसलिए पड़ता है ताकि आपको ऐसा
All organism other than bacteria and blue green algae are called eukaryotes. Can you see this? देखो ये सारी लाइन मेरे टिप्स पर इसलिए है कि एक तो मैं पढ़ाता हूँ इसलिए, प्लस 8 9 10 वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, दैट्स व्हाई लाइन बाय लाइन ध्यान रखना होता है। क्लियर है सभी को? कुछ पूछना हो, एनीथिंग दैट यू नीड्स टू आस्क, दैट नीड्स टू बी आस्क्ड बाय यू, कुछ पूछना हो? नहीं? तो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं इसको पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज सेल वॉल। तो यहां से तो पता नहीं चलेगा सेल वॉल क्या है। ये देखो, मान लो दिस इज माई सेल, ऐसा मेरा सेल है। तो जनरली सेल जो शुरू होता है वो शुरू होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट in plant cell there is one more layer outside the plasma membrane. plasma membrane को cell membrane भी बुलाते हैं बेटा, ठीक है, cell membrane और plasma membrane। तो in case of plant cell there is one more layer outside this plasma membrane and this is called cell wall। तो क्या बुलाते हैं? cell wall। ठीक है ना? what is the function of this cell wall? दिस सेल वॉल का जो फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट्स, अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। वॉल का फंक्शन ही यही होता है बेटा। वॉल घर में दीवारी में क्या है? बेसिकली टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइड मटेरियल। सेम थिंग हियर आल्सो। नाउ सेल वॉल होता कैसा है बेटा? रिजिड। रिजिड मतलब जिसका शेप चेंज नहीं किया जा सके आसानी से, तो इट इज रिजिड। और रिजिड होने के वजह से ही आप क्या देखते हो कि एक पर्टिकुलर शेप मिलता है प्लांट सेल। ठीक है, rigidity determines what? Shape of the cell. And the last thing is this cell wall is made up of cellulose। तो ये जो सेलुलोज है ना बेटा, यही इसको रिजिड बनाता है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट रहेगा? ओनली इन प्लांट सेल। तो कुछ पूछना हो विथ रेस्पेक्ट टू सेल वॉल किसी को भी? एनीवन हु नीड्स टू आस्क एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू सेल वॉल? नो? चलिए, सेकेंड इज ये सब रटना नहीं है आपको, नॉट रिक्वायर्ड। ये बस ऐसे ही बनाया हुआ है आपके लिए, वो इसलिए ताकि आपको ये बताया जाए ये सेल वॉल हटा के जो स्ट्रक्चर है। कैन यू सी दिस इज आउटर स्ट्रक्चर? ये आउटर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सेल वॉल हटाने के बाद? कैन यू सी दिस? ऐसा 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 पिलर टाइप का। दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या बुलाते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, now this plasma membrane is
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल? परमिएबल का पहले मतलब बताओ, क्या होता है परमिएबल का मतलब? परमिएबल का मतलब हो गया चीजों को आने देना और चीजों को जाने देना, allowing things to pass through it, ठीक, allowing things to pass through it. Now selectively permeable का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? क्या सारे थिंग्स को अलाउ करेगा? नहीं, सेलेक्ट करके इसको अलाउ करेंगे, दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे। यही फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मटेरियल की एंट्री और मटेरियल की एग्जिट को कंट्रोल करता है इनसाइड द सेल। क्लियर है सभी को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को ऐसे लिखो, प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है ये? अगर आप सेल देखोगे, ठीक है, सेल को अगर आप ध्यान से देखो तो सेल में एक न्यूक्लियस का रीजन होता है ना? यहां पर न्यूक्लियर मटेरियल होगा, बाकी जगह पर जो मटेरियल होता है नॉर्मल लिक्विड्स होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, बाकी जगह जो मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बुलाते हैं बेटा। बाकी जगह जो मटेरियल होता है उसे हम बुलाते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस में जो मटेरियल होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलाकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है सभी को? प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्लियर है बेटा? नाउ इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनली होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनली को अब समझना है हमें। व्हाट इज सेल ऑर्गेनली? सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो उसे अभी हमें समझना है कि सेल ऑर्गेनली क्या होती है। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो किसी घर में शादी है, ठीक, तो ये जो शादी वगैरह जो होता है, क्या एक ही आदमी सभी कुछ मैनेज करता है? नहीं ना, खाना का अलग जिम्मेदारी, सामान लाने का अलग जिम्मेदारी, ठीक है, गेस्ट को रिसीव करने का अलग जिम्मेदारी, ठीक है, गेस्ट को जो कहाँ ठहराना है नहीं ठहराना है वो अलग जिम्मेदारी। सबकी जिम्मेदारी क्या होती है? अलग अलग। इसको क्या बुलाते हैं हम? व्हाट वी कॉल दिस? डिवीजन ऑफ लेबर। तो वैसे ही सेल के अंदर खाना बनाने का अलग जिम्मेदारी, मान लो वेस्ट जनरेट होगा उसको साफ करने का अलग जिम्मेदारी, प्रोटीन बनाने का अलग जिम्मेदारी, फैट्स बनाने का अलग जिम्मेदारी। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हीं सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बुलाते हैं? सेल ऑर्गेनली। समझ में आया सभी को सेल ऑर्गेनली क्या होता है? तो कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज जो 8-9 के सिलेबस में दे रखा है उनको एक एक करके हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो जो फोर्थ टॉपिक विल बी आवर सेल ऑर्गेनेली। तो पहला सेल ऑर्गेनेली अगर आप देखो तो पहला सेल ऑर्गेनेली इज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? गेस कर सकते हैं क्या चीज का स्ट्रक्चर है ये? पढ़ा हो तो? इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स माइटोकॉन्ड्रिया।
देखो क्या किया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया का आधा स्ट्रक्चर काट दिया गया है और अंदर में क्या है वो दिखा दिया। ये पूरा कवर्ड होता है बेटा, ऐसे ना, ये पूरा कवर्ड होता है, ध्यान रखना। ये ऐसे कटा हुआ नहीं रहता, ये पूरा कवर्ड होता है यहां से। इट इज कवर्ड जस्ट लाइक कैप्सूल। ओके, ना पावर हाउस तो बाद में आएंगे। ये फोटो देखकर क्या आप ये बता सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? फोटो देखकर बताओ। शू नहीं बोलेंगे बेटा, शू इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कवर्ड होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि दिस इज कवर्ड। ये बस आपको बताने के लिए उसको काटा गया है, ऐसा थोड़ी होता है अनकवर्ड। तो इज जस्ट लाइक टैबलेट के टाइप, टैबलेट बोलता हूँ, कैप्सूल के टाइप टाइप का है। तो इट्स सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, और चूंकि ये इलोंगेटेड है तो इसको हम और क्या बुला सकते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है? सिलेंड्रिकल या फिर रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? सिलेंड्रिकल या फिर रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नाउ अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसको थोड़ा सा ना एनलार्ज करता हूं मैं आपको। आउटर कवरिंग को ध्यान से देखो, आउटर वाला, ठीक है। हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर देयर इन आउटर कवरिंग? ये रेड वाली जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, कितने मेम्ब्रेन्स हैं? कैन यू सी दिस? हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर देयर? थोड़ा और जूम कर दिया है हमने आपके लिए। तो आई होप सबको एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन नजर आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है बताओ? एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। आ रही नहीं आ रही? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली व्हाट? सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन? डबल। दिखा? दिखना चाहिए, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज सभी को? थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। देखो एक तो डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए इज बेसिकली व्हाट? न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में तो डीएनए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, हैज इट्स ओन डीएनए। अलग होता है न्यूक्लियस वाले डीएनए से, इसको बुलाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। And this mitochondrial DNA is passed on, is always passed on from mother to its child. Father से नहीं मिलता माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसीलिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर कुछ चेंजेस आ गए ना तो दिक्कत है। मदर के माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस आ गए तो खैर वो सब बात की बात है, उतना डिटेल में नहीं जाने का, ठीक है। क्लियर है ये चीज? हैज इट्स ओन डीएनए। फोर्थ, डीएनए के बाद आप और क्या देखोगे कि दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड, hence it is known as powerhouse of the cell. Mitochondria is the site where energy is released, hence it is known as powerhouse of the cell, ठीक है। now this energy released, जो एनर्जी रिलीज हुआ है, this is stored
in the form of ATP. Therefore, this ATP is known as energy currency. ATP is known as energy currency. तो किसी भी सेल को एनर्जी वगैरह चाहिए होगा तो एटीपी खर्चा करेगा और एनर्जी निकालेगा। ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट अगर हमने आपको बोला तो इसका मतलब कितने फॉस्फेट्स हैं? 3। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसमें से, ठीक है, एनर्जी जब रिलीज होती है तो इसमें से तीनों फॉस्फेट नहीं टूटते हैं, एक फॉस्फेट टूटता है जिसको हम बुलाते हैं टर्मिनल फॉस्फेट। टर्मिनल मतलब एंड वाला। 3 फॉस्फेट्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो जो लास्ट वाला है दैट इज नोन एज व्हाट? टर्मिनल फॉस्फेट। ये टूटता है और एनर्जी रिलीज होता है। क्लास 10 एनसीईआरटी। बोला ना कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। बाकी 8-9 वाला है और ये क्लास 10 वाला है। ठीक है, बॉक्स में दे रखा है क्लास 10 की एनसीईआरटी में। तो जब आप रेस्पिरेशन रीड करिएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर है सभी को? सेकंड इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इधर वाला दूसरा फोटो जो लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा फोटो जो है जो लगा हुआ है, दिस इज फॉर गोल्जी बॉडीज। तो क्या बुलाते हैं? गोल्जी बॉडीज। तो व्हाट आर इट्स फंक्शन? गोल्जी बॉडीज का जो फंक्शन होता है, इट हेल्प। देखो, जैसे मान लो एक सामान बनता है यार, ठीक है, मान लो एक सामान बनता है किसी फैक्ट्री में। तो सामान अगर बनेगा तो उसको मेन जगह पर पहुंचाना होगा, है ना? सेल में ही मान लो अगर सामान बन रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा ना, वहीं पर तो सामान यूज नहीं हो जाएगा। तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट करोगे तो सामान को क्या ऐसे ही भेज देते हो? मान लो एक जगह से दूसरी जगह तुम्हें शिफ्ट होना है, घर को ऐसे ही भेज देते हो? मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाते कि नहीं बुलाते? तो इट हेल्प्स इन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, जस्ट लाइक मूवर्स एंड पैकर्स। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज it helps in synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosomes. ठीक है, and this is from class 9 NCERT, very important। लाइसोसोम क्या होता है भी पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ लिया, सेल वॉल हमने पढ़ लिया, ये दोनों तो पढ़ लिया ना। लाइसोसोम अभी आएगा। तो लाइसोसोम को बनने में हेल्प कौन करता है? गोल्जी बॉडीज। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ carbohydrates। It also helps in synthesis of carbohydrates। ये कहां पर है? Just give me 1 minute। Golgi bodies, देखो कहीं भी फोटो नहीं दे रखा आपके एनसीईआरटी में। यही दिक्कत है इनके साथ। पढ़ा तो देते हैं सब। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस लाइन?
Golgi apparatus is also involved in formation of lysosomes. ये दिख रहा है आपको? फंक्शन में ये पैकेजिंग डिस्पैचिंग दिख रहा है आपको सभी को? कैन यू सी? सिम कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनता है. शुगर्स इज बेसिकली व्हाट? पार्ट ऑफ दैट जो लिखा हमने कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो एक एक चीज आपको यहां पर दिखाई जा रही है. ठीक है, ध्यान रखना. ना एक चीज जो रह गया है, कैन यू सी दिस गोल तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये गोल तरीके का स्ट्रक्चर, इसको क्या बुलाते हैं? वेसिकल. और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये ऐसा मुड़ता हुआ ऐसा ऐसा वाला, दिस इज नोन एज व्हाट? सिसर्न. टी इज साइलेंट. सिसर्न. ये दोनों दे रखा है आपको बुक में. बोला ना मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं. कैन यू से दिस? कहां गया? वेसिकल्स. कैन यू सी दिस सिसर्न्स? आई एम जस्ट कोरिलेटिंग थिंग्स, ताकि आपको लगना चाहिए, ये फील भी होना चाहिए कि मैं कहीं भी सिलेबस के बाहर, मतलब बुक के बाहर नहीं जा रहा. कभी कभी बोल देते हैं बच्चे, सर ज्यादा हो रहा है. ज्यादा हो रहा है? कैन यू सी दिस? इज इट ज्यादा? इट इज नॉट ज्यादा. इट इज फ्रॉम किताब इटसेल्फ, एनसीईआरटी. ओके, चलिए. ज्यादा हो रहा है इसलिए देखो, देखो मैंने हर जगह आपको एनसीईआरटी नहीं दिखाया. वहां वहां मैंने आपको बस एनसीईआरटी लिखा है, जो आप पढ़ते नहीं है, और जब पढ़ाया जाता है तो हमें लगता है, पिछले बार बच्चों ने बोला था तो मैंने सोचा इस बार रख दें साथ में. तो जहां जहां लगता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि ज्यादा हो रहा है, उसके लिए मैंने एनसीईआरटी रखी. देखो वहां लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई. नहीं तो छोड़ देता, मेरे लिए तो अच्छा है ना, समय बचेगा मेरा. क्लियर है ये गोल्जी apparatus? नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सारे चीजें हैं जो कि आपके उसमें मौजूद रहती हैं. ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, तो थर्ड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसका भी फोटो देखो पहले, राइट लेफ्ट साइड में. कैन यू सी दिस? एक ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर बोल रहे हैं. ठीक है, एक ईआर ऐसा दिख रहा है आप सभी को? कैन यू सी दिस? चेहरे पर अगर दाने दाने हो जाए तो चेहरा सॉफ्ट दिखेगा या रफ दिखेगा, ये बताओ. चेहरे पर अगर दाने दाने हो जाए, चेहरा सॉफ्ट दिखेगा या रफ? छूने में लगेगा, दिखेगा क्या छूने में? ऑब्वियसली रफ लगेगा. तो यहां पर अगर सरफेस पर ये दाने दाने टाइप्स के हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ ये दाना दाना जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज राइबोसोम्स. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, is rough because of ribosomes. Or second, this is the place where protein synthesis happen. जहां राइबोसोम दिखा वहीं आपको प्रोटीन सिंथेसिस होगा. ठीक है, रफ के अलावा ऐसा जगह, कैन यू सी दिस नाउ? ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है सिलेंड्रिकल टाइप का. क्या ये रफ है या स्मूथ? क्या इस पे कुछ चिपका हुआ है? नहीं. तो दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now, the function of smooth endoplasmic reticulum is to synthesize lipids. Lipid is basically what? Related to fat. ठीक है, to synthesize lipids. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, लिपिड्स और फैट्स दोनों वैसे होते हैं केमिकली अलग अलग. ठीक है, लिपिड्स और फैट्स केमिकली आर डिफरेंट.
फोर्थ इज लाइजोसोम्स। ये तरबूज टाइप का चीज दिख रहा है आपको? हाँ ना, यहां तो लिख के ही दे दिया। कैसा मेम्ब्रेन है? सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सिंगल वॉल मेम्ब्रेन। दिस लाइजोसोम इज नोन एज suicidal bag. This lysosome is known as suicidal bag, and this lysosomes helps in engulfing the waste. My question to you is, why it is called suicidal bag? Suicidal bag क्यों बुलाते हैं? Any answers? Why it is called suicidal bag? सेल को खा जाता है, डेड सेल को खा जाता है। इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज अगर मान लो कल को सेल खराब हो गया, भले डेड हो या लिविंग, सेल खराब हो गया तो सेल को ही खा जाता है। जिस सेल में ये रहता है ना उसी को खा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, ठीक है। इफ सेल गेट्स डैमेज्ड, इट engulfs द सेल itself, जहां है उसी को खा गया, मर जाएगा। सुसाइडल बैग। फिफ्थ इज सेंट्रोसोम्स, ठीक है, बहुत कम जगह ये मिलता है आपको देखने के लिए। नाउ सबसे पहली बात जो सेंट्रोसोम्स के बारे में आप लिखोगे, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल एंड इट हेल्प्स इन cell division. It helps in cell division. ठीक है। The sixth organelle is plastids, ठीक है, लिखा हुआ है बट फिर भी लिख दे रहे हैं। Sixth organelle is plastids, ये सब भूल जाइए, not required, ठीक है, not required, not required, ठीक है। प्लास्टिड्स को अगर आप देखो, ठीक है, क्लास 8 क्लास 9 एनसीईआरटी में, तो इस तरीके से डिवीजन बना लो प्लास्टिड्स का। Plastids are basically classified as chloroplasts, chromoplasts, and leucoplast. इन तीन में से इस क्लोरोप्लास्ट को बुलाया जाता है किचन ऑफ द सेल। किचन में क्या बनता है बेटा? खाना, ठीक है, किचन में क्या बनता है? खाना। दिस इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रिपेयर्स व्हाट? हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नाउ इट ऑल्सो imparts green color, it also imparts green color, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली दो रीजन्स होते हैं, ठीक है, दो रीजन्स होते हैं। कैन यू सी दिस स्टैक लाइक रीजन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक? कैन यू सी दिस? द स्टैकिंग रीजन इज कॉल्ड ग्राना, और उसके अलावा जो खाली रीजन है, ये जो फ्लूइड वाला रीजन है, ब्लू ग्रे वाला जो रीजन है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। बस यहां
ग्रीन कलर तो इसने दे दिया, बाकी सारा कलर कौन प्रोवाइड करेगा? Chromoplast is responsible for other type of colors. What is the function of leucoplast? It helps in storing of food. फूड को स्टोर करता है। और दूसरा, इट इज कलरलेस। सारा कलर तो यही खा गए, ये क्या होगा? कलरलेस। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि स्टोरिंग ऑफ फूड हमने लिखा है, यहाँ पर एक स्टार मार्क करके लिखेंगे। क्लास 10 की एनसीईआरटी में ये दे रखा है। इन प्लांट्स food are stored in the form of starch. In animals, food are stored in the form of glycogen. ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है, The seventh is vacuole. सेवेंथ क्या है आपका? वैक्यूल। तो वैक्यूल इज बेसिकली empty space. Vacuole is basically empty space, and it helps in storing of toxic waste. बेसिकली स्टोर करने के लिए यूज होता है। वैक्यूल के बारे में एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां देखो, फोटो देख लो पहले। इन प्लांट सेल, कैन यू सी व्हाट इज द वैक्यूल? एक वैक्यूल है और वो लार्ज है। ठीक है, तो इन प्लांट सेल देयर इज one large vacuole, but in animal cell there are more number of vacuoles which are small in size, छोटे छोटे। ठीक है, which are small in size, vacuole. Okay, the next one is, ये कौन सा नंबर था यार? 7 8। The next one is this nucleus. अब वापस से न्यूक्लियस को थोड़ा सा लार्ज कर रहे हैं। कितने मेम्ब्रेन में दिख रहे हैं बेटा, जल्दी बताओ आउटर में? एक ये वाला और एक इनर। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? दिख रहा है सभी को ये वाला रीजन? कैन यू सी दिस रीजन? इफ यू सी दिस रीजन, यू विल सी दैट कि न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रहा है। तो न्यूक्लियस इज बेसिकली
डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बीच वाला पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस। Now, this nucleolus contains protein and RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कंटेन करता है। And if you see this entangled structure, ये जो इस तरीके से है यहां पर, this is known as chromatin. This chromatin contains DNA. This chromatin during cell division, ठीक है, ये जो अभी देख रहे हो ना क्रोमेटिन हमारा कैसा है, ऐसा है ना, ऐसा थ्रेड है कि नहीं, ऐसा है क्रोमेटिन। सेल डिवीजन के टाइम पर ये कैसा बन जाता है, ऐसा, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पर इट बिकम्स लाइक दिस सेंट्रोमियर। तो क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिविजन बिकम्स this type of structure, and this structure is called chromosome. This is the difference between chromatin and chromosome. सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो एंटेंगल्ड मास के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, दिस एंटेंगल्ड मास इज कॉल्ड क्रोमेटिन। सेल डिवीजन होगा, वो मास कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके के स्ट्रक्चर में, उसे हम क्या बुलाएंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको थोड़ा एनलार्ज्ड फॉर्म में अगर हम देखें, दिस इज योर सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बड़ा करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक पार्ट उठा लो, कट करो और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो क्या दिखेगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर which is called DNA, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, चेन की तरह दिखेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का एक यूनिट काट के उठा लो तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर, जिसको क्या बुलाते हैं, जीन, ठीक है, दिस इज जीन। तो जीन इज द बेसिक हेरिडेटरी यूनिट। जीन इज द बेसिक हेरिडेटरी यूनिट। ठीक है। द लास्ट पार्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो काफी सारा डिफरेंस हमने मार्क ऑलरेडी कर लिया है, तो इसको हम जस्ट यहाँ पर मार्क कर लेंगे। प्लांट सेल में हमने क्या देखा, सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में हमने क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पर मार्क कर लो, क्लोरोप्लास्ट में शायद लिखा नहीं हमने, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट बस और बस प्लांट सेल में। वैक्यूल्स अगर आप देखोगे तो प्लांट सेल में वन लार्ज वैक्यूल और एनिमल सेल में काफी सारे वैक्यूल्स हैं बट छोटे छोटे, ठीक है। और एक सेंट्रोजोम, फोर्थ पॉइंट वाज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि सर एग्जाम में कलर ऑफ फ्रूट्स का क्वेश्चन आता है, तो जब आएगा तब देखा जाएगा, पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो, ठीक। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टिल हियर, कुछ पूछना हो। वही है क्रोमोसोम वाला जो स्ट्रक्चर अभी हमने आपको बताया था, सेम।
एक बड़ा सा फोटो दिखा दिया गया है ताकि आपको पता चल सके कि सब एक दूसरे के अंदर इनबिल्ट होता है। डीएनए का एक सेगमेंट काटोगे तो दैट विल बी जीन। ठीक है, एनीथिंग, कुछ पूछना हो किसी को? नथिंग? चलो फिर, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय, विल मीट अगेन टुमारो। टुमारो की टाइमिंग सुबह की मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, शाम को तो आपका वो वाला क्लास होगा वेन डायग्राम का, तो कर लीजिएगा 8:30 बजे से। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? नो? चलिए, बाय एवरीवन, बाय।